नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ती हुई गर्मी के बारे में। ये सुपर एल नीनो ये सब जो हम लोग सुन रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये है क्या, कैसे ये फंक्शन करता है और इसके क्या परिणाम भारत को भुगतने पड़ते हैं और कैसे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि $300 बिलियन का सेक्टर है, उसको इस नेचुरल फिनोमिना का एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आजकल हर तरफ खबर फैली हुई है, पूरी दुनिया भर में इनफैक्ट गर्मी का प्रकोप बहुत तेज़ी से जारी है। भारत में भी हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ त्राहिमाम है, गर्मी है, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है और बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मानसून एकदम कमज़ोर है, एक बूंद बारिश नहीं हो रही है और यही सिनेरियो भारत से लेकर यूरोप तक है। यूरोप में भी यही हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, लोगों की डेथ हो रही है, सड़कें पिघल रही हैं, रेल रोड्स टेढ़ी हो रही हैं, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं गर्मी की वजह से। और इन सब का दोषी एक फेनोमिना को ठहराया जा रहा है और उसे कहते हैं एल नीनो। हमेशा हम न्यूज़पेपर्स पे और टेलीविज़न पे सुन रहे हैं कि एल नीनो की वजह से ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट इस बार तो कहा जा रहा है कोई सुपर एल नीनो आया है, यानी एल नीनो का भी विकराल रूप। अभी एल नीनो होता क्या है, कैसे इससे वेदर पे ये इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे ओरिजिनेट होता है और भारत को स्पेसिफिकली कैसे इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, एल नीनो की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो नाम का एक बहाव होता है पैसिफिक ओशन में। समुद्र के करेंट्स का, ओशन करेंट्स का बहाव, विंड करेंट्स का बहाव, जिसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, वो एकदम से गर्म होना शुरू हो जाता है। 1 से 2 डिग्री तक पैसिफिक ओशन में उसका तापमान बढ़ जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स बहा करती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ से। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, वो जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर्स की तरफ बहने वाली जो हवाएं होती हैं, जो समुद्र के ऊपर बहती हैं, उन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में इनकी दिशा ईस्ट से वेस्ट की ओर होती है, जिसकी वजह से गर्म पानी जो होता है ओशन का, उसे वो वेस्ट की ओर यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर पुश कर देती हैं, जिससे जो ठंडा पानी होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ। ये नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग है। नॉर्मली इस तरह से ओशन करेंट्स और विंड करेंट्स इस एरिया में फंक्शन करते हैं। एल नीनो के आ जाने के बाद से, यानी जब पैसिफिक ओशन की वार्मिंग हो जाती है 1 से 2 डिग्री की, तब ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, या कभी कभी जब वार्मिंग ज़्यादा होती है तो पूरी तरह से इनका रुख ही पलट जाता है, जिससे जो गर्म पानी वेस्ट की ओर स्प्रेड होना था यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो ईस्ट की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ऐसा होने की वजह से वॉकर सर्कुलेशन नाम का एक और विंड करेंट मूवमेंट होता है जो इंडोनेशिया के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से हमारे मॉनसून को पुश मिलता है। वो वॉकर सर्कुलेशन भी डिसरप्ट हो जाता है। समुद्र और हमारे हवा के बीच ये जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, इसका असर पूरे पैसिफिक पे पड़ता है, सदर्न ऑसिलेशन पे पड़ता है और इससे पूरी दुनिया के कई हिस्सों में वेदर पैटर्न्स डिसरप्ट होते हैं। अब ये सुपर एल नीनो क्या है? सुपर एल नीनो ऑब्वियसली एल नीनो का सुपरमैन का रूप है, यानी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग इवेंट, जिसमें पैसिफिक ओशन में ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब से एल नीनोज को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, तब से सिर्फ शायद 3 ही सुपर एल नीनोज रिकॉर्ड किए गए हैं। 1982-83 में 20वीं शताब्दी का एक सबसे शक्तिशाली एल नीनो, फिर 97-98 में प्रोबेबली इसे माना जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली एल नीनो था। 2015-16 में भी एक सुपर एल नीनो इफेक्ट आया था, जिससे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और पूरी दुनिया का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। इसके अलावा 1876 में एक सुपर एल नीनो माना जाता है कि आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के कई इलाकों में सूखा पड़ गया था और लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। तो ये कोई हल्का फुल्का फिनोमिना नहीं है, बहुत ही खतरनाक है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे बहुत ही डेवास्टेटिंग होता है और इंडिया पे खास करके, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने मॉनसून पे डिपेंड करता है और इंडिया में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। इंडिया के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। साउथ अमेरिका में बारिश ज़्यादा होगी, बाढ़ आ जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया वाला एरिया और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बारिश कम होगी। ईस्टर्न अफ्रीका में अगेन वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी। सदर्न यूएस, यहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आने के खतरे हैं। इंडोनेशिया में सूखा पड़ने का खतरा है। तो इस तरह एल नीनो पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अब भारत पे इसके होने वाले इफेक्ट्स को देखें तो भारत का जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारा मानसून जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, उससे भारत को
जो एनुअल रेनफॉल मिलती है उसका 70 से 90% उसके मानसून में मिलता है। यानी मानसून सीजन के अलावा भारत में कोई खास बारिश नहीं होती है। जो भी रेनफॉल से हमें जो पानी मिलना होता है वो हमें उसका 70 से 90% पानी हमें सिर्फ मानसून में ही मिलता है। एल नीनो इसी मानसून को गड़बड़ा देता है। एल नीनो में पैसिफिक ओशन गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे वॉकर सर्कुलेशन जो इंडोनेशिया के ऊपर बन रहा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। चूँकि वही वॉकर सर्कुलेशन मॉइस्चर को इंडिया में पुश करता है मानसून की तरह, तो मानसून कमज़ोर हो जाता है, उसका पुश कमज़ोर हो जाता है और मानसून आगे बढ़ नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हमारे साथ हो रहा है। पिछले 17 में से 12 एल नीनो ईयर्स में, क्योंकि एल नीनो के साथ सूखा पड़े और मानसून कमज़ोर हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पिछले 17 में से 12 बार जब एल नीनो आया है तो मानसून पे असर पड़ा है, बहुत कम बारिश हुई है या सूखा पड़ा है। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करें भारत के, तो 2009 में वीक एल नीनो इफेक्ट था। सुपर एल नीनो और एल नीनो छोड़िए, वीक एल नीनो इफेक्ट था और इसकी वजह से बारिश 78% कम हुई थी। 37 साल की सबसे कम बारिश हुई थी वीक एल नीनो की वजह से। इस बार तो सुपर एल नीनो है। 2015-16 में सुपर एल नीनो आया था, 2,500 लोगों की जिसमें डेथ हुई थी। बहुत सारे इलाकों में सूखा पड़ा था और मानसून बहुत कमज़ोर हो गया था। सो अगर वीक एल नीनो भी ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं भारत के एग्रीकल्चर और भारत की वाटर सिक्योरिटी पे, तो सोचिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक सुपर एल नीनो का, जिससे भारत इस समय गुजर रहा है। भारत के एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट माने तो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, लगभग 47% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में काम करती है। जीडीपी में 18% हिस्सेदारी एग्रीकल्चर की है। 50% लैंड जिस पे खेती होती है वो बारिश से ही पानी पाता है, यानी रेन फेड है, मानसून पे डिपेंड करता है। 60% हमारे किसान डायरेक्टली मानसून पे डिपेंड करते हैं। इसलिए मानसून का कमज़ोर होना भारत के एग्रीकल्चर और भारत के फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। राइस, मेज, सोयाबीन, दाल, वीट, ये सब क्रॉप्स हमारी ऐसी हैं जो बारिश के पानी पे डिपेंड करती हैं, जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो इनका कल्टीवेशन में भी इशू आता है। इनकी जो पैदावार होती है वो भी प्रभावित होती है जब मानसून कमज़ोर होता है। इसकी वजह से जो फाइनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कम पैदावार होती है, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, चीज़ों की कमी मार्केट में देखी जा सकती है। वही यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें कम होंगी या बाहर से इंपोर्ट होंगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और इसका असर हम धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स पे देखने लग गए हैं। वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या इसका असर पड़ता है? तो वाटर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारा 70% पीने वाला पानी ग्राउंड वाटर से आता है, यानी ज़मीन के नीचे से, और ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज सिर्फ बारिश का पानी ही करता है, वो भी धीमे धीमे हो रही बारिश। ग्राउंड वाटर पे ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पे ग्राउंड वाटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर मानसून कम हो जाता है या बारिश नहीं होती है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने के लिए वो बारिश का पानी नहीं मिल पाता, जिससे वाटर लेवल फर्दर डाउन चले जाते हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है। मुंबई जैसा शहर जो अपने वाटर रिजर्वॉयर्स पे डिपेंड करता है अपने लोगों को पानी पिलाने के लिए, वहाँ पे हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। मानसून अगर समय पे नहीं आता है तो रिजर्वॉयर्स खाली होने लग जाते हैं और मुंबई के पास सिर्फ कुछ दिनों का पानी शेष रह जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो 91 नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं जो कि बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन नेचुरल रिजर्वॉयर्स को बारिश का पानी ही चार्ज करता है, उन्हें फिल करता है। कमज़ोर मानसून की वजह से नदियों के बहाव पर असर पड़ता है, रिजर्वॉयर्स का लेवल डाउन होता है, जिससे हाइड्रो पावर जो हम पैदा करते हैं वो आउटपुट कम हो जाता है। और हाइड्रो पावर भारत की टोटल पावर आउटपुट का 6% है। तो अगर मानसून कम होता है तो इससे भारत की 6% टोटल एनर्जी आउटपुट पे भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल IOD फैक्टर और क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफिकेशन के बारे में। कभी कभी इंडियन ओशन डाइपोल एक ऐसा काउंटरिंग फैक्टर होता है, यानी एल नीनो का लगभग उल्टा। कभी कभी IOD फैक्टर अगर मजबूत है या पॉजिटिव है तो उससे एल नीनो के खराब प्रभावों को कुछ हद तक कैंसिल या काउंटर किया जा सकता है। लेकिन इस बार 2026 इसमें IMD यानी हमें मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है कि जो IOD कंडीशंस है वो न्यूट्रल हैं, यानी कि एल नीनो से बचाव का कोई तरीका नहीं है। क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफिकेशन, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। हर साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तो गर्मी तो वैसे ही बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही हो रही है, और एल नीनो इसी आग में घी डालने का काम कर देता है और इसी वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ा के लोगों के लिए नई परेशानियां उत्पन्न कर देता है।
तो फाइनली कंक्लूजन में हमने ये समझा कि एल नीनो की वजह से मानसून पे असर पड़ता है, सूखा पड़ने के चांसेस हैं, फसलों की पैदावार कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, पानी की कमी होती है जिससे फर्दर एग्रीकल्चर पे और प्रभाव पड़ता है। 2026 में जो एल नीनो चल रहा है उससे उसका जो भविष्य दिख रहा है वो कोई खास अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एल नीनो से बचा पाए, तो इसका प्रकोप तो हमें इस बार झेलना ही पड़ेगा। और आगे चल के हम ये कोशिश कर सकते हैं किसी प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम या फोरकास्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ताकि समय रहते हमें एल नीनो के बारे में चेतावनी मिल सके। क्लाइमेट में ज़्यादा रेजिलिएंट क्रॉप्स हों, मतलब जो इतना ज़्यादा पानी पे डिपेंड ना करें, ऐसे कठोर या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हों जो सूखे या कम पानी की स्थिति में भी अपनी पैदावार को बरकरार रख सकें। वाटर मैनेजमेंट के बेटर तरीके हों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब जगहों पे हो, ताकि जब बारिश हो तो हम उस पानी को प्रॉपर्ली स्टोर कर सकें। खाने वगैरह के बफर स्टॉक्स हों, यही हम कर सकते हैं, क्योंकि मौसम से लड़ने की शक्ति अभी हमें नहीं है। एल नीनो के प्रकोप को हमें झेलना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि इस प्रकोप को ग्रेसफुली एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद करते हुए झेलें और अगली बार आने वाले ऐसे प्रकोप के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एल नीनो के बारे में जानने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।